कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में परिणीता और मिताली को लेकर जा ही रहा था कि अभिमन्यु के फोन पर विहान का फोन आ गया। पहुंच गए? नहीं, बस निकला हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार, मैं हॉस्पिटल में हूँ। निमिषा और दादी माँ को लेकर आया हूँ। निमिषा और दादी माँ के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर अभिमन्यु एकदम हैरान होकर बोला, क्या हॉस्पिटल में? सब ठीक है ना? विहान बोला, यार, कल रात में निमिषा थोड़ी डिस्टर्ब थी तो मैं यहाँ ही आ गया था। उसको देखकर दादी माँ का भी बीपी हाई हो गया तो मैं यहीं रुक गया। अभी दोनों को ही हॉस्पिटल लाया हूँ। अभिमन्यु गुस्से से चीखा, तो मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी चीख से ड्राइवर का हाथ कांप गया और कार के पास से गुजर रही बाइक सवार से टकरा गया। कार एकदम से रुक गई और लोग बाइक सवार को उठाने लगे और हमेशा की तरह कार वाले को गाली बकने लगे। अभिमन्यु की चीख सुनकर विहान उधर से बोला, शांति से काम लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों का आज वैसे भी रूटीन चेकअप होना था। डॉक्टर तो मना ही कर रहे थे, पर दादू ने कहा कि जब जाना ही है तो जैसे परसों वैसे आज। और फिर तुम तो आ ही रहे थे, तो फिर यहाँ से बताकर तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। ये सब सुनकर अभिमन्यु को थोड़ी शांति मिली। फिर वो कार से उतरा। भीड़ ड्राइवर को घेरे खड़ी थी। हालांकि बाइक सवार को कहीं से भी खरोच तक नहीं आई थी, तब भी लोगों को तो मजा आता है। मदद भले ही कोई ना करे, लेकिन मुफ्त का तमाशा तो होना ही चाहिए। मिताली और परिणीता अंदर बैठी यही सोच रही थी, कहाँ फंस गए। आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं अटके, सीधा जमीन पर गिरे। अभिमन्यु ने बाइक सवार से बात की, उसे 1000 रुपए दिए बाइक की सर्विस कराने के लिए और माफी मांगकर जल्दी से कार में बैठ गया। नीलेश, मुझे पहले अस्पताल छोड़ दो, फिर इनको छोड़ देना। जी भैया। और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु ने थोड़ा गुस्से से ड्राइवर को देखा। दादू ने मना किया था। अभिमन्यु जानता था कि दादू के आगे किसी की नहीं चलती, खुद उसकी भी। वो पीछे सर टिकाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। परिणीता भी लगातार उसी को देख रही थी। उसे अभिमन्यु की हर समय की गई हर याद आ रही थी। वो भी कुछ करना चाहती थी, पर अस्पताल में कौन है, पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इधर हमारी मिताली जी मस्त मौला कार में बैठते ही कान में ईयरफोन लगाकर रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के ढिंचक गाने सुनने लगी। उन्हें तो कौन क्या कह रहा है पता ही नहीं। अस्पताल आते ही अभिमन्यु जल्दी से उतरने लगा। तभी परिणीता भी पीछे का डोर खोलकर उतर गई। अभिमन्यु ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा। परिणीता ने पूछा, कौन बीमार है? अभिमन्यु ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम्हें उससे क्या? जाओ तुम, मुझे भी मिलना है। परिणीता थोड़ी नाराजगी से बोली। अभिमन्यु चौंक कर बोला, किससे? परिणीता उसे देखकर बोली, वही जो आपके परिवार में बीमार है। मैंने कहा ना। अभिमन्यु अब और तेज बोला, अपने काम से काम रखो और आगे बढ़ो, जाओ यहाँ से। तब तक दादू सामने से आते हुए दिखाई दिए। अभिमन्यु परिणीता को छोड़कर लपक कर उनके पास आ गया और पैर छूकर दादी और निमिषा का हालचाल पूछने लगा। परिणीता ने पलटकर मिताली को देखा, जो अभी भी आंखें बंद करे गाने में झूम रही थी। परिणीता जानती थी उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने ड्राइवर को इशारे से कहा कि वो जाए और खुद अभिमन्यु और दादू की तरफ बढ़ गई। उसने भी दादू से नमस्ते की और चुपचाप अभिमन्यु के बगल में खड़ी हो गई। दादू ने उसके नमस्ते का जवाब दिया और अभिमन्यु से पूछा, ये परिणीता जी है ना, हमारे ऐड की मॉडल? जी दादू। अभिमन्यु ने परिणीता को घूरते हुए कहा। फिर वापस कार की ओर देखा, जो कि वहां से जा चुकी थी। अब कैसे है? परिणीता ने दादू से पूछा। बेहतर है, दादू ने ठंडी सांस लेकर कहा। बेटा, तुम्हें अभी ऑफिस जाना होगा। ऑस्ट्रेलिया वालों को डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उनके 2 बंदे आए हुए हैं, इसलिए विहान को मैंने जबरदस्ती भेज दिया। वंश और तरुण भी वही हैं। तुम जाओगे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि ये डीलिंग तुम अच्छे से कर लोगे। अभिमन्यु बोला, नहीं, मैं पहले दादी और निमिषा से मिलूंगा। फिर परिणीता की ओर घूमकर उसे गुस्से से देखा और बोला, अब इस पनौती का क्या करूं? परिणीता ने सुन लिया, पर दादू को थोड़ा कम सुनाई पड़ता था। परिणीता जल्दी से बोली, सर, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। दादू अभिमन्यु की ओर देखने लगे। अभिमन्यु जानता था परिणीता कितनी जिद्दी है, बगैर मिले जाएगी नहीं। अभिमन्यु बोला, चलो।
दादू इसे भी देखना था, रास्ते भर पूछती आई है। ठीक है, तुम जल्दी से मिलकर ऑफिस जाओ, मैं तब तक डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। शायद दोपहर तक छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर दादू डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ गए। दादू के जाने के बाद अभिमन्यु दांतों को पीसते हुए गुर्राया, तुम क्यों मेरे फैमिली मैटर में घुसी चली आ रही हो? ये कहकर अभिमन्यु तेजी से चलने लगा, क्योंकि उसे ऑफिस में जाना था और वो बिना दादी और निमिषा से मिले तो हरगिज नहीं जा सकता था। परिणीता भी लगभग दौड़ ही रही थी उसके साथ। वो भी उसी तरह गुर्राई, तो आप क्यों मेरे मैटर में घुसते हैं? अभिमन्यु एक सेकंड के लिए रुका। तुम हमेशा मुसीबत की तरह मेरा पीछा करती हो, अब पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिणीता चलते चलते बोली, अच्छा, और आज आप मुसीबत में हैं तो मैं पीछे हट जाऊं, कुछ ना करूं? परिणीता किसी का उधार नहीं रखती। अभिमन्यु ने उसकी ओर घूमकर देखा। किसने कहा हम मुसीबत में हैं? वो परिणीता को जवाब नहीं सूझा, लेकिन फिर तुरंत ही बोली, परिवार में कोई अस्पताल में एडमिट हो तो वो भी कठिन समय ही कहा जाएगा। अभिमन्यु तब तक दादी के रूम में पहुंच गया था। पीछे से परिणीता भी घुस गई। अभिमन्यु को देखते ही दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभिमन्यु उनके पास ही बैठ गया और उनके दोनों गालों पर पुच्ची ले ली। अब कैसी हैं आप? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझे देखा तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दादी की नजर पास में खड़ी परिणीता पर गई। परिणीता ने झट से दोनों हाथों को जोड़ने के साथ ही पूछ लिया, अब आप कैसी हैं मैडम जी? दादी को मैडम आज तक किसी ने नहीं कहा था। वो हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगी। चूंकि उन्हें बिजनेस से कोई मतलब भी नहीं रहता था, इसलिए वो परिणीता को भी नहीं पहचान पाई। उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, ये कौन है अभिमन्यु, और ये मुझे मैडम क्यों कह रही है? क्या कोई नई केयर टेकर रखी है? निशा की मम्मी कहाँ गई? दादी के इतने सारे सवालों के जवाब में अभिमन्यु ने एक शब्द कहा, दादी, ये हमारी कंपनी के लिए विज्ञापन करेगी, मिस परिणीता। परिणीता नाम सुनकर दादी माँ भावुक हो गई। क्षमा करना बेटी, मुझे मालूम नहीं था। परिणीता उनके पास गई और उनके हाथों को पकड़कर बोली, कोई बात नहीं मैडम जी, अब आप कैसी हैं? दादी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से परिणीता के गालों को छूते हुए कहा, हम ठीक हैं, और मुझे मैडम सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे दादी माँ कह सकती हो। बोलते बोलते दादी को खांसी आ गई। परिणीता ने पास में रखा पानी का गिलास उठाया और एक हाथ से दादी को सहारा देकर पानी पिलाने लगी। अभिमन्यु ने कहा, दादी मैं चलता हूँ, शाम को घर पर मिलेंगे। मैं जल्दी से निमिषा को भी देख लूँ, बॉस ने मुझे ऑफिस जाने का हुक्म सुनाया है। हाँ बेटा जाओ, काम भी तो जरूरी है। गुड्डी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। अभिमन्यु जाने लगा तो दादी ने परिणीता से कहा, तुम गुड्डी से नहीं मिलोगी? परिणीता को तो पता ही नहीं था कि गुड्डी है कौन। परिणीता ने पूछा, गुड्डी कौन है? दादी बोली, अरे अभिमन्यु की बहन। परिणीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो भी बीमार है? उन्हें क्या हुआ? दादी नम आंखों से बोली, कुछ नहीं, सब हमारी किस्मत है। कहकर दादी माँ उदास हो गई और आंखें बंद कर ली। परिणीता समझ गई अब वो आगे नहीं बोलना चाहती। अब आ ही गई है तो बहन से भी मिलना ही चाहिए। ये सोचकर वो अभिमन्यु के पीछे भागी। अभिमन्यु जल्दी में था, वो दूर गैलरी में दिखाई पड़ा। परिणीता ने लगभग दौड़ लगा दी उसके पीछे। दाहिने मुड़कर अभिमन्यु एक रूम में घुस गया। परिणीता भी उसी के पीछे हो ली। सामने बेड पर एक खूबसूरत सी 22-23 साल की लड़की लेटी थी। अभिमन्यु को देखते ही निमिषा ने अपनी बाहें फैला दी। अभिमन्यु ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। अभिमन्यु की आंखों से आंसू बह निकले। नो 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 भाई। निमिषा ने अभिमन्यु के आंसू पोंछते हुए बोलने की कोशिश की। परिणीता सदमे की स्थिति में थी। बहन भाई के इस मिलन ने तो उसकी आंखों में भी आंसू ला दिए। निमिषा की निगाह दरवाजे के पास खड़ी परिणीता पर गई। वो अभिमन्यु से इशारे से पूछने लगी, कौन? अभिमन्यु ने पीछे पलटकर देखा। परिणीता अपने आंसू पोंछ रही थी। परिणीता ने मुस्कुराकर निमिषा को हेलो कहा, फिर पास आते हुए बोली, हेलो मैम, आई एम परिणीता। निमिषा ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गेट वेल सून मैम। परिणीता ने फिर कहा, थैंक यू। निमिषा ने अटक अटक कर कहने की कोशिश की। अभिमन्यु हैरान था। निमिषा अभिमन्यु के अलावा और किसी से भी बोलने की कोशिश नहीं करती थी, पर आज परिणीता को देखकर तभी दादू आ गए। तुम अभी गए नहीं? वंश का फोन आ रहा है बार बार, बस जा रहा हूँ।
चलो तुम्हें कैब करा दूं, अभिमन्यु ने परिणीता से कहा। अच्छी बनोती है, जबरदस्ती गले पड़ गई। हालांकि अभिमन्यु बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ कर रहा था, लेकिन परिणीता ने सुन लिया। हम अभी यहीं रहेंगे, आप जाओ, हम चले जाएंगे। वैसे भी ये बेंगलोर हमारे लिए नया नहीं है, 1.5 साल से हैं हम यहाँ। अभिमन्यु ने सख्ती से कहा। यहाँ दादू है और नर्स है, डॉक्टर हैं। तुम्हें ऑफिस की देर नहीं हो रही? अब चलो। आप भूल रहे हैं, कल के साइन के बाद अब मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूंगी। ऑफिस से मेरी पूरे 6 महीने की छुट्टी हो गई। मैं थोड़ी देर मैम के पास रुकूंगी। दादू, जो इतनी देर से अभिमन्यु और परिणीता की बातें सुन रहे थे, अभिमन्यु से बोले, रुकना चाहती है तो रुकने दो ना, तुम जाओ, हम इसके भेजने का इंतजाम करवा देंगे। वैसे अच्छा ही है, निमिषा को भी अच्छा लगेगा। परिणीता ने मुस्कुराते हुए अभिमन्यु को देखा, जैसे अपनी जीत पर उसे चिढ़ा रही हो। अभिमन्यु उसे आग्नेय नेत्रों से देखते हुए चला गया। परिणीता निमिषा के पास रखी चेयर पर बैठ गई। दादू छुट्टी के लिए डॉक्टर से बात करने चले गए। परिणीता निमिषा को अपने बारे में बता रही थी। हॉस्टल में की गई शरारतों को सुनकर निमिषा भी हंस रही थी। परिणीता इतना तो समझ गई थी कि निमिषा को बोलने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो सिर्फ हंसाने का ही काम कर रही थी। थोड़ी ही देर में छुट्टी मिल गई। दादी तो धीरे धीरे चलकर निमिषा के रूम में ही आ गई थी। निमिषा और परिणीता ऐसे बात कर रही थी जैसे दो सहेलियां हों। थोड़ी ही देर में दादू भी आ गए। चलो बेटा, मैंने एक और कार बुला ली है आपके लिए, अब हम लोग भी जा रहे हैं। परिणीता उठने लगी तो निमिषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी चलो ना हमारे साथ, उसने इशारे से कहा। हम कैसे? परिणीता ने दादू की ओर देखा। निमिषा, वो सुबह की होटल से निकली है, थक गई होगी। निमिषा ने उदास होकर सहमति दे दी। परिणीता ने कहा, कोई बात नहीं सर, हम मैम को घर तक छोड़कर फिर उधर से ही निकल जाएंगे। दादी ने खुश होकर कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। अब सब इंतजार कर रहे थे। परिणीता को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग इंतजार क्यों कर रहे थे। उसने कहा, चलिए सर। तभी नर्स व्हील चेयर लाती हुई दिखाई दी। परिणीता सोच रही थी, दादी तो अच्छे से चलकर आई है, फिर ये किसके लिए? ओह नो भगवान जी! परिणीता ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका ये अंदेशा छोटा हो। जब उसने देखा कि 2 नर्स निमिषा को सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठा रही हैं, तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने नर्सों को हटाकर पीछे से चेयर खुद पकड़ ली। निमिषा की रिक्वेस्ट करने पर परिणीता घर जाने को राजी हो गई। वहीं दादी तो उसे देखकर ही निहाल हुई जा रही थी। आज पहली बार अभिमन्यु के साथ कोई लड़की दिखाई दी थी। हालांकि दादू भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग रखने के हिमायती थे, अभिमन्यु की तरह। पर बात यहाँ निमिषा की खुशी की थी, इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। परिणीता व्हील चेयर खिसकाते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी में भी कुछ ऐसा सिस्टम था कि व्हील चेयर आसानी से अंदर चढ़ सके। उसे स्पेशल निमिषा के हिसाब से डिजाइन करवाया गया था। निमिषा को अंदर बिठाकर परिणीता भी दूसरी तरफ से जाकर उसके पास बैठ गई। दूसरी गाड़ी में दादू दादी बैठ गए। गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अभिमन्यु के बड़े से बंगले में गाड़ी के घुसते ही परिणीता की आंखें चौड़ी हो गई। गेट के अंदर जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई थी। बीच में पक्की सड़क पर गाड़ी चल रही थी और दोनों ओर बड़े बड़े वृक्षों का झुरमुट। उसके पीछे दोनों तरफ सुंदर बगीचे, जहां वर्दीधारी नौकरों की फौज इधर उधर घूम रही थी। 1-2 मिनट के बाद ही गाड़ी एक सफेद पुरानी स्टाइल हवेली नुमा घर के आगे रुक गई। गाड़ी रुकते ही निशा, उसकी मम्मी और अन्य नौकर आसपास खड़े हो गए। निशा और उसकी मम्मी ने पहले सहारा देकर दादी को उतारा। घर की सीढ़ियों को चढ़ाकर दादी को वहीं छोड़कर निशा निमिषा की कार की तरफ लपकी। पर उसके पहले ही परिणीता गेट खोलकर निमिषा की व्हीलचेयर निकाल चुकी थी। परिणीता को तो पता ही नहीं था कि निमिषा को कैसे उतारा जाता है गाड़ी से। उसने तो बस अपना हाथ बढ़ा दिया निमिषा की ओर। निमिषा उसके बड़े हाथों को थामकर खुद कोशिश करने लगी उठने की, पर शायद अभी इतनी हिम्मत नहीं थी। निशा ने आगे बढ़कर उसे उतारकर व्हील चेयर पर बिठाने में परिणीता की मदद की। फिर सब धीरे धीरे घर के अंदर आ गए। चूंकि परिणीता गेस्ट थी, इसलिए सब थोड़ी देर के लिए बाहरी ड्राइंग रूम में बैठ गए। परिणीता आश्चर्य से चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। दादू फ्रेश होने चले गए। निशा सबके लिए चाय नाश्ते का कहने किचन में सविता आंटी को, जो कि जमाने से लेकर अब बुढ़ापे तक यहाँ दादी का किचन संभालती आ रही थी, कहने चली गई।
हालांकि अब वो सिर्फ निर्देश देती थी। यहाँ के जितने भी काम करने वाले थे सब परिवार के सहित पीछे बने घरों में रहते थे और सबका दादी उसी तरह ख्याल रखती थी जैसे उनके खुद का परिवार हो। परिणीता हॉल का निरीक्षण कर रही थी। पूरे हॉल में 3-4 सेट बड़े बड़े सोफों के लगे थे। देश विदेश की खूबसूरत चीजों से हॉल सजा था। एक दीवार पर अभिमन्यु के मम्मी पापा की तस्वीर थी और एक दीवार पर निमिषा के मम्मी पापा की, जिन पर ताजे महकते गुलाबों की माला चढ़ी थी। परिणीता उठकर एक तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। निमिषा भी अपने पहिए घुमाते हुए पीछे पीछे आ गई। माँ, पापा। परिणीता ने घूमकर देखा। निमिषा की आंखों में पानी था। परिणीता ने आगे बढ़कर निमिषा के हाथ थाम लिए और उन्हें सहलाने लगी। तब तक दादी भी धीरे धीरे चलकर पीछे से आ गई। निमिषा के मम्मी पापा, दादी ने धीरे से कहा। फिर वो अभिमन्यु के मम्मी पापा की तस्वीर के सामने आ गई और बोली, अभिमन्यु के मम्मी पापा। फिर वो परिणीता यानी अभिमन्यु की मम्मी के चेहरे पर हाथ फेरने लगी और बोली, मेरी बहू, पर बेटी कहूँ तो ज्यादा सही होगा क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ मेरी बेटी निमिषा की माँ माही की तरह रही। पता है, इसका नाम भी परिणीता था। बहुत कम उम्र में ही मेरे बेटा बहू और बेटी दामाद, इतना कहकर ही दादी माँ का गला भर आया। संतान का भी जो माँ के लिए मरते दम तक कष्टकारी ही होता है। परिणीता बुरी तरह चौंक गई। उसे तो अभिमन्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और परिणीता फैब्रिक का मालिक यानी निमिषा की मम्मी और अभिमन्यु के पापा बहन भाई थे और दोनों के पेरेंट्स ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहां तक उसने जाना, अभिमन्यु निमिषा से बेहद प्यार करता है। परिणीता ने उनके दोनों कंधों को पकड़कर धीरे धीरे लाकर बिठा दिया। आप अभी हॉस्पिटल से आई हैं, आराम कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। तब तक चाय भी आ गई। परिणीता अपनी बातों से माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही थी। निमिषा परिणीता की बातें सुनकर काफी खुश थी। कभी कभी खुद भी बोलने की कोशिश करती। उधर मिताली के फ्लैट के पास जब गाड़ी धचका खाकर रुकी तब उसने आंखें खोली। बगल में परिणीता को ना देखकर वो हैरान रह गई। फटाफट कान से ईयरफोन निकालकर इधर उधर देखने लगी। उसने ड्राइवर से पूछा, दूसरी मैडम कहाँ है? ड्राइवर उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए बोला, वो तो अस्पताल में ही उतर गई थी भैया के साथ। ड्राइवर ने फिर से उसे आश्चर्य से देखा। उसे लगा ऐसा भी कौन लापरवाह हो सकता है कि बगल में बैठा आदमी है भी कि नहीं रास्ते में ही गायब हो गया, उसे पता ही नहीं। मिताली ने जब देखा कि ड्राइवर अजीब नजरों से उसे देख रहा है तो बोली, अच्छा ठीक है, अब आप जाइए। और वो सोसाइटी के अंदर आ गई। उसे परिणीता के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ऐसे भी क्या मिस्टर अभिमन्यु के पीछे भागना कि उसे बताया भी नहीं। मिताली ने कमरे में आकर झल्लाकर परिणीता को फोन किया। परिणीता उसका फोन देखते ही एक्सक्यूज मी कहकर एक साइड में हो गई। मिताली गुस्से में बोली, कहाँ है तू? और खुद अपने मिस्टर खड़ूस के साथ हॉस्पिटल में उतरकर मुझे अकेले भेज दिया। परिणीता बोली, अरे मेरी बात तो सुन, तुझे ऑफिस की जल्दी थी और मैं तो ऑफिस से छुट्टी पर हूँ, बस इसीलिए मैं तुझे जाने दिया। यार मुझे तो मिस्टर खड़ूस की फैमिली हिस्ट्री बहुत सैड लग रही है। मिताली तंज मारते हुए बोली, अच्छा अब तू ज्वालामुखी की फैमिली में भी घुस गई है, कहाँ तू? परिणीता ने जवाब दिया, अभी मैं इन लोगों के साथ इन्हीं के घर पर आई हूँ। मिताली मुंह बनाकर बोली, हैं, इसका मतलब आज मुझे तेरी पप्पी लिए बिना ही ऑफिस जाना पड़ेगा। देख ले मेरे तेरे बीच में कोई ना आए वरना अपन कानपुर की हूँ। परिणीता खिलखिलाकर हंसने लगी। नौटंकी बंद कर और जा, जल्दी से तैयार हो जा वरना सच में वो तेरा ही ऑमलेट बनाकर खा जाएगा। वैसे भी तू एक दिन छुट्टी ले चुकी है, शाम को मिलते हैं। मैं भी अब निकल ही रही हूँ, चल बाय। मिताली बोली, देख के रही हो राजस्थानी बाबू कहीं कत्था चूना लगाकर तुझे ही पान में ना लपेट ले। तुझे तो मैं आकर बताती हूँ। परिणीता दांत पीस कर कुर्राई। ओके ओके, फोन रखती हूँ। मिताली ने हंसते हुए फोन रख दिया। परिणीता फिर निमिषा और दादी के पास आ गई। दादी अब मैं चलूं? रुक जाती अगर कोई काम ना हो। दादी ने उसके हाथों को पकड़कर प्यार से सहलाते हुए कहा। सच में उम्र का एक्सपीरियंस बुजुर्गों को अच्छे बुरे में फर्क करना सिखा देता है। निमिषा काफी खुश है, बस इसीलिए लंच करके निकल जाना। निमिषा ने भी यही इशारे में कहा। परिणीता ऊपर से जितनी लापरवाह बिंदास थी, अंदर से उतनी ही भावुक। वो मना नहीं कर पाई। दादी बहुत थकी लग रही थी। निशा की मम्मी उन्हें कमरे में ले जाते हुए बोली,
आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और आप भी निमिषा बेबी के साथ रेस्ट कर लीजिए। निशा उन दोनों को ऊपर ले गई। निमिषा की व्हील चेयर ऊपर ले जाने के लिए स्पेशल ढलान वाला रास्ता बना था, जिससे आसानी से वो ऊपर जा सकती थी। परिणीता और निमिषा दोनों कमरे में पहुंच गई। निशा निमिषा को कपड़े चेंज कराने बाथरूम में ले गई। परिणीता भी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे का एक साइड का पूरा बगीचा दिखाई दे रहा था। मखमली घास और चारों तरफ विभिन्न वैरायटी के फूलों से भरा पड़ा था। बीचों बीच एक छोटा सा फव्वारा था, जिसमें 2-3 बत्तखें खेल रही थी और 1-2 कमल भी खिले थे। बहुत खूबसूरत नजारा था। सही कहते हैं लोग, भगवान सारे सुख एक साथ ही सबको नहीं देता, कमी जरूर रखता है ताकि लोग उसे ना भूलें। परिणीता अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में चली गई। बचपन से ही पापा की छोटी सी नौकरी में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मम्मी पापा को गुना भाग करते देखा। जब ना समझती तब जिद करती थी। अपनी साथ की सहेलियों की सुंदर फ्रॉकें, हर साल नए बस्ते, खिलौने देखकर उनके जैसे पाने की। पर जब समझ आने लगी थी तब से उसी स्कूल बैग को 3-4 साल चलाने लगी थी। हर बार अपने स्कूल बैग का नंबर आने पर, क्योंकि पापा ने नियम बनाया था कि 1 साल अंशु को नई ड्रेस, बैग, जूते मिलेंगे और 1 साल परिणीता को। लेकिन परिणीता बड़ी होने पर अपनी सारी चीजों को 2-3 साल चला लेती थी और अंशु को दिलवाती थी। बस पापा ने बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया, हमेशा उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। फीस के लिए स्कूल के बाद ट्यूशन करने लगे। परिणीता को जिम्मेदारी से अपनी शिक्षा और खर्चा चलाते देख पापा हमेशा कहते थे, निधि, परिणीता हमारी बेटी नहीं बड़ा बेटा है, देखना ये हमारे परिवार को बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ, जैसे हमें उसे घर में बिठा के रखना है। निधि जी मुंह बनाकर कहती। बड़े नंदोई जी और बड़ी दीदी तो अभी से इतने अच्छे रिश्ते बता रहे हैं कि मन करता है एक के साथ पक्की कर ही दूं। माँ, परिणीता बड़ी तेज आवाज में चिल्लाती, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है। आप लोगों को कानपुर के बाहर की दुनिया दिखानी है तो तुम दुनिया देखना, हमें तो तुम्हारे पैर पूछने हैं। तो लो, पूछ लो ना, लाओ फूल बताशे रखकर कुछ दक्षिणा भी दे दो। परिणीता पैर आगे रखते हुए कहती। ये देख पापा हंसने लगते। क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को, अभी वो सिर्फ 17 साल की है। आज 17 की है तो कल 19 की हो जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम बाप बेटी से तो बात करना ही बेकार है, कहकर गुनगुनाती हुई मम्मी किचन में चली जाती और पापा मुस्कुराकर परिणीता के सिर पर हाथ फेरते। एक दिन पापा ने पूछा, तेरे इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छे से पापा, और मैंने IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फॉर्म भर दिया है। सही किया है ना पापा? पापा थोड़े गंभीर हो गए। ठीक है बेटा, कुछ कोचिंग वगैरह की जरूरत हो तो बता देना, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो 4 साल पढ़ोगी, फीस वगैरह पता कर लेना ताकि हम पहले से ही जुगाड़ कर पाए। परिणीता पापा के गले लगते हुए बोली, आप बस आशीर्वाद दो, बाकी हम देख लेंगे। वो तो हमेशा ही है, तुम सफलता हासिल करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और परिणीता जी जान से पढ़कर बिना कोचिंग के ही IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गई। घर में कोहराम मच गया। पापा फीस के लिए बरसों पहले ली गई छोटी सी जमीन बेचने जा रहे थे, पर परिणीता ने एजुकेशन लोन लेकर सारी समस्या हल कर दी। परिणीता ख्यालों से बाहर आई और यहाँ कितना पैसा, स्वर्ग जैसा घर, पानी भी पिलाने के लिए नौकर, पर उपयोग करने वाला कौन? दादू दादी बुजुर्ग, मिस्टर अभिमन्यु बिजी और इतनी प्यारी लड़की व्हील चेयर पर। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने से परिणीता की तंद्रा भंग हो गई। उसने पीछे देखा, निमिषा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। परिणीता बोली, बहुत खूबसूरत है आपका घर, और स्पेशली यहाँ से नीचे गार्डन देखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। निमिषा ने बोलने की कोशिश करते हुए इशारों से कहा। अच्छा तो आइए हम आपको भी दिखाते हैं। परिणीता निमिषा को खिड़की के पास ले आई और सहारे से उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी, पर उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि निमिषा जरा सा सहारा पाकर बड़े आराम से खिड़की पकड़कर खड़ी हो गई। परिणीता ने पीछे घूमकर निशा को देखा। निशा ने इशारे से कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। निमिषा परिणीता को नीचे दिखा दिखाकर कुछ बता रही थी और परिणीता भी उससे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रही थी। इधर अभिमन्यु का मन मीटिंग में नहीं लग रहा था। उसे घर जाकर दादी और निमिषा से मिलना था। वैसे भी वह इतने दिनों से बाहर था। वो घर के लिए निकल गया।
घर में घुसते ही उसे वहां की हवा कुछ बदली बदली लगी, जैसे उस घर के नीरसता भरे माहौल में कोई खुशनुमा प्यार चल रही हो। एंट्री लेते ही सामने दादू मिल गए। अभिमन्यु ने दादू को आज की मीटिंग की सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया वालों को वो समझाने में सफल रहा है। उनका ऑर्डर पहले की तरह कंफर्म है। दादू ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए जल्दी करना होगा, क्योंकि समय बदल रहा है। न्यू जनरेशन कुछ नया चाहती है। हाँ दादू, अगले हफ्ते यानी आज से 5वें दिन अच्छा दिन है, उसी दिन पहली शूटिंग शुरू हो जाएगी। चूंकि फैक्ट्री बेंगलोर की ही थी, इसलिए पूरी शूटिंग एड एजेंसी ने बेंगलोर में ही कराने को कहा था। ये तो बहुत ही अच्छा है, दादू ने खुश होकर कहा। हम सोच रहे हैं कि दादी और निमिषा को भी ले चलेंगे। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी लोग कहाँ ही जाते हैं। अभिमन्यु भी खुश हो गया। हाँ दादू, आप सही कह रहे हो। अच्छा, मैं दादी से मिलकर ऊपर फ्रेश हो लेता हूँ, भूख भी लग रही है, कहकर अभिमन्यु दादी से मिलने चला गया। अभी विहान भी आ रहा है लंच पर, यह भी उसने कह दिया। दादी भी अभिमन्यु को आया देखकर उठकर बैठ गई। अभिमन्यु ने दादी को गले लगा लिया। क्यों रोज रोज हमारे बॉस को परेशान करती हैं आप? ठीक से नहीं रह सकती? दादी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। ठीक से तो तुम रहने दो ना, तब तो रहेंगे। आज देखो हम कितने खुश हैं। अभिमन्यु हैरान होकर बोला। अच्छा, आज ऐसा क्या हो गया? दादी माँ बोली। अरे वो बिटिया आई है ना, परिणीता बिटिया, कितनी प्यारी है। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। माँ का नाम सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने दादी को अलग कर दिया। दादी, ऐसे मजाक हमें पसंद नहीं। दादी माँ ने जवाब दिया। अरे बेटा, हम मजाक क्यों करेंगे? सच्ची में परिणीता बिटिया, वो जो अस्पताल आई थी तुम्हारे साथ, वो आई है, ऊपर गुड्डी के साथ है, बहुत अच्छी लगी हमें। ए अभी, सच्ची में वो बहुत अच्छी है। अभिमन्यु का दिमाग घूम गया। ये कभी पीछा क्यों नहीं छोड़ती? अच्छा दादी, हम भी जरा निमिषा से मिल लें, भूख भी लग रही है। दादी से बात करके अभिमन्यु मन ही मन बड़बड़ करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी ऊपर से आती हुई निमिषा से टकरा गया। सॉरी सॉरी भैया। निमिषा घबरा गई। अभिमन्यु वैसे ही गुस्से में था। तुम नीचे आ रही हो गुड्डी को अकेला छोड़कर? वो भैया। निशा अभिमन्यु को गुस्से में देखकर और घबरा गई। वो दूसरी दीदी है उनके पास। अच्छा, और जैसे उन्हें सब मालूम है गुड्डी को कैसे रखा जाता है। अभिमन्यु स्वयं को संयत करके कठोर आवाज में बोला। वो भैया, उन दीदी का सर दर्द कर रहा था तो दीदी ने चाय लाने के लिए मुझे भेजा। ठीक है, जाओ। अभिमन्यु मन ही मन बड़बड़ाने लगा। दूसरों को सिर दर्द कराने वाले का आज खुद का सिर दर्द हो रहा है। ऊपर पहुंचकर उसे परिणीता की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई पड़ी। साथ में निमिषा की आवाज भी थी। अरसे बाद उसे निमिषा की धीमी ही सही पर हंसी सुनाई पड़ी थी। उसकी आंखें तो पहले से ही नम थी, उनमें से एक आंसू टपक पड़ा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ निमिषा के रूम में चला आया। जाते ही वो दरवाजे पर ठिठक गया। परिणीता की पीठ दरवाजे की तरफ थी और निमिषा का मुंह अभिमन्यु की तरफ। निमिषा ने उसे देखा तो भाई कहकर हंसते हुए अपनी बाहें फैला दी। अभिमन्यु चतुराई से अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराते हुए निमिषा के गले जा लगा और बोला, कैसा है मेरा बच्चा? अभिमन्यु उसके बाल सहलाने लगा। आज उसने 2 साल बाद निमिषा को इतना खुश देखा था तो उसकी आंखें भी बरसने को आतुर थी, पर वो सामने रो नहीं सकता था। निमिषा ने अपने को अलग करके अपने हाथ पर हाथ रखकर अंगूठा दिखाकर कहा, एकदम मजे में, और हंसकर परिणीता की ओर इशारा किया। मेरी दोस्त। 2 साल से निमिषा अपने किसी भी दोस्त से मिलने से इनकार कर देती थी। शुरू में वो लोग बहुत आए, उसके बेस्ट फ्रेंड भी, पर निमिषा की बेरुखी से वो धीरे धीरे कटते चले गए। बस निशा ही उसके पास रहती थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, सबसे नाता तोड़ लिया था उसने, पर आज उसी ने परिणीता को अपना दोस्त कहा। अभिमन्यु ने परिणीता को देखा। सुबह की उठी परिणीता के चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर फिर भी वो निमिषा का साथ देखकर हंस रही थी। तभी अभिमन्यु का ध्यान परिणीता के माथे की तरफ गया, जहां कान के ऊपर से लेकर नीचे गालों तक नील सिंहा पड़ा था। और अभिमन्यु को कल के उसके गिरने की बात याद आ गई। ओह शिट, उसने तो उससे पूछा भी नहीं कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मिस मुसी, परिणीता, आपको तो चोट लगी है। परिणीता समझ गई कि ये कल की लगी होगी। सुबह तो उसने सिर्फ ब्रश ही किया था और वहीं गिला हाथ चेहरे पर फिरा लिया था।
थोड़ा तो दर्द हुआ था पर जल्दी में उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने मासूमियत से पूछा, कहाँ लगी है? तो अभिमन्यु उसके गालों की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। वो छूता उससे पहले ही परिणीता पीछे हट गई, अपने ही हाथ फिराते हुए बोली, हाँ यहाँ लगी है। वो कल रूम में गिर गई थी सोते समय बेड से। इस बात पर निमिषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। पर परिणीता को कल रात की घटना, उस लड़के के हाथों को अपने बदन पर दबाव महसूस करना याद करके उसकी आंखें नम हो गईं। जिसे अभिमन्यु ने देख लिया और उसकी आंखें दोबारा गुस्से से लाल हो गई। उसने मुट्ठियों को कसकर खींच लिया और कमरे से बाहर निकल गया। तभी निशा चाय ले आई और साथ में कहा, दीदी लंच तैयार है, दादी ने नीचे बुलाया है। चाय के खत्म होते ही परिणीता उठ खड़ी हुई। अच्छा निमिषा, अब हम चलते हैं, नीचे दादी से मिलते हुए चले जाएंगे। निमिषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा किया कि वो भी नीचे चलेगी उसके साथ खाना खाने। निशा आश्चर्य से उसे देखने लगी, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था कि निमिषा नीचे सबके साथ में लंच या डिनर करे। अधिकतर वो अपने कमरे में ही करना पसंद करती थी। निशा और परिणीता निमिषा को व्हीलचेयर पर बिठाकर नीचे हॉल में ले आई, जहां दादी दादू पहले से ही बैठे थे। अब अभिमन्यु का इंतजार हो रहा था। 10 मिनट बाद ही वो भी नहाकर घर के कपड़े पहनकर आ गया। ब्लैक गोल गले की टी शर्ट और ब्लैक ही लोअर में उसका गोरा गेहुआ रंग, ऊपर से टाइट टी शर्ट में उसका कसरती बदन और जोड़े माथे पर गीले घुंघराले बाल। कौन ऐसा होगा जो देखे बिना रह पाएगा? ऐसा ही कुछ परिणीता के साथ भी हो रहा था। वो दादी और निमिषा के बीच में बैठी थी, सामने अभिमन्यु और दादू बैठे थे। परिणीता की आंखें बार बार अभिमन्यु की तरफ उठ जाती और अभिमन्यु से आंखें मिलते ही झेप कर वो दाएं बाएं देखने लगती। अभिमन्यु अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा और रसोई से सविता जी बाहर डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई और किचन से नौकरों द्वारा खाना मंगवाकर परोसवाने लगी। तभी हमारे विहान भैया की एंट्री हुई। दादी अभिमन्यु को देखते ही विहान बोला, वहां सब खाना। आगे के शब्द परिणीता को वहां बैठे देखकर वो भूल गया। अचंभे से पलकें झपकाकर वो कभी परिणीता को देखता तो कभी अभिमन्यु को। अभिमन्यु उसकी मनोदशा देखकर मन में हंस रहा था, क्योंकि विहान का हाथ अपने आप गाल पर चला गया था। दादू ने विहान को देखा तो गंभीर आवाज में कहा, बैठोगे भी कि खड़े खड़े खाना खा लोगे? जी 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 दादू, कहकर जल्दी से वो अभिमन्यु के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपने फोन से अभिमन्यु के फोन पर मैसेज किया, यार तुम तो मुसीबत और सॉरी भाभी जी को डायरेक्ट घर पर ही ले आए। वाह बेटा, हमसे नहीं नहीं और उनसे हाँ हाँ। अभिमन्यु ने पलट कर गुस्से वाली इमोजी बनाकर लिखा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये मुसीबत पता नहीं क्यों पीछे नहीं छोड़ रही, अस्पताल से घर तक आ गई। अच्छा बच्चों, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, दादी से बात करूं? विहान के बच्चे तुम जरा बाहर मिलो, फिर तुम्हारे मुंह में भी लड्डू भर दूंगा। विहान उसकी ओर देखकर हंसने लगा। निमिषा को अपने सामने डाइनिंग चेयर पर बैठे देखकर अभिमन्यु बहुत ही खुश भी था। निमिषा और परिणीता आपस में सहेलियों की तरह बातें करके खाना खा रही थी। निमिषा के पीछे निशा खड़ी थी, पर आज निमिषा स्वयं ही कोशिश कर रही थी खाना लेने की। खाते खाते निमिषा को जोर की खांसी आ गई। निशा और अभिमन्यु पानी लेकर टपके, उससे पहले ही परिणीता ने गिलास उठाकर उसके होठों से लगा दिया और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। निमिषा ने उसे स्पष्ट शब्दों में थैंक्स कहा, जिसे सबने सुना। दादी तो परिणीता को देखे ही जा रही थी। खाना खत्म होते ही सबके साथ परिणीता खड़ी हो गई। उसे सचमुच बहुत नींद आ रही थी। वो दादी माँ से बोली, अब आज्ञा दीजिए जाने की। उसने नमस्ते में हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा बिटिया, आती रहना। जी जरूर दादी माँ। परिणीता ने आगे बढ़कर निमिषा को गले लगाया। निमिषा ने भी उससे प्रॉमिस करवाया कि वो जल्दी ही मिलने फिर से आएगी। परिणीता ने फोन निकाला और अभिमन्यु की ओर मुंह करके पूछा, सर यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, कैब बुक करानी है। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही दादी माँ बोल पड़ी, हमारे यहाँ इतनी गाड़ियों के होते हुए तुम कैब से क्यों जाओगी? जा अभिमन्यु, छोड़ा। दादी की बात सुनकर परिणीता हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बोली, नहीं दादी, हम चले जाएंगे, सर को रेस्ट करने दीजिए। अभिमन्यु ने भी जल्दी से कहा, हाँ और क्या दादी। अच्छा, मेरे लिए से कह दे रहा हूँ। दादी माँ अभिमन्यु को सख्त लहजे में बोली, वो अभी मुझसे छुट्टी मांगकर घर गया है 3 घंटे के लिए
और सारे ड्राइवर खाना खाने गए हैं तो बेहतर होगा तुम ही बिटिया को छोड़ आओ। अब अभिमन्यु के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जैसे बिजनेस मैटर में दादू बॉस थे तो घर पर दादी और उनकी बात घर में काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अभिमन्यु ने चुपचाप कार की चाबी उठाई और परिणीता को देखकर बोला, चलो। परिणीता ने दादू को भी नमस्कार किया और एक दृष्टि विहान पर डाली। विहान ने एक हाथ गाल पर रखा और दूसरे हाथ से बाय किया। परिणीता की दबी दबी सी हंसी छूट गई। तभी विहान ने अभिमन्यु के कान के पास आकर कहा, ध्यान से ले जाइयो भाभी श्री को, और हाँ हेलमेट पहन लो, पता नहीं कब मैडम का मूड ऑफ हो जाए और तुम्हारी जुल्फे। ये कहकर वो हंस दिया। अभिमन्यु ने दांत पीसे और धीरे से कहा, शाम को मिलना तुम जरा, बड़ा मजा आ रहा है ना, बत्ती बचा कर रखना। और ये कहकर बाहर निकल गया, जहां परिणीता पहले से ही गाड़ी के पास खड़ी थी। परिणीता गाड़ी के पास खड़ी उबासियां ले रही थी। अभिमन्यु ने दूर से ही गाड़ी का बटन दबाया तो गाड़ी खुल गई। परिणीता ने पीछे का डोर खोला तो वहां ऑफिस की फाइलें रखी थी। ये गाड़ी चूंकि अभिमन्यु की थी, इसलिए अभिमन्यु ने इसे मिनी ऑफिस बना रखा था। परिणीता असमंजस में खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने पास आकर आगे का डोर खोलकर कहा, बैठो। परिणीता झिझकते हुए बैठ गई। दोनों ही चुप थे। आखिरकार अभिमन्यु ने ही बातों की शुरुआत की। कल या परसों एड एजेंसी वाले बेंगलोर आ रहे हैं, 4 दिन बाद शूटिंग शुरू होगी। अच्छा, परिणीता ने उबासी लेते हुए कहा, हमें क्या करना है? तुम्हें उनसे मिलना होगा, बट तुम अकेले नहीं जाओगी। अच्छा, बेंगलोर में मैंने बॉडीगार्ड नहीं रख रखे हैं, परिणीता ने चिढ़कर कहा। उसे समझ ही नहीं आता था कि इतना पढ़ लिख कर लड़की के मामले में कोई इतना दकियानूसी कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, अभिमन्यु ठंडी लेकिन कठोर आवाज में बोला, अब से जहां भी शूटिंग होगी एक मेरा आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बाकी का एजेंसी वाले देखेंगे। हमारी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। परिणीता एट हो गई। हम देख लेंगे, आप वो जो अकाउंट कह रहे थे वो खुलवा दीजिए बस। अभिमन्यु भी चिढ़ गया। हमने कहा ना, तुम्हारे साथ मैं या मेरा आदमी रहेगा, और कितना तुम अपनी सुरक्षा देख पाती हो वो मैंने देख लिया। कभी सड़क पर पड़ी रहती हो तो कभी कोई चोर पर्स छीन के भाग जाता है तो कभी कोई लड़का। पंडिता, जो कल के हादसे को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी। अभिमन्यु की बातें उसे तीर की तरह लगी। वो बड़ी जोर से चीख पड़ी, रोकिए कार, रोकिए, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। गंदगी लड़कों के दिमाग में होती है और पाबंदियों की जंजीर हमारे पैरों पर कसी जाती है। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। इतना तो वो कल दुखी नहीं हुई थी जितना आज उसे अभिमन्यु की बात ने कर दिया। वो अभिमन्यु के हाथ से स्टीयरिंग रोकने की कोशिश करने लगी। अभिमन्यु को भी एहसास हुआ कि वो गुस्से में क्या बोल गया। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी सिक्योरिटी चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं आप? हैं कौन आप मेरे? परिणीता फिर बड़े जोर से अभिमन्यु को कार चलाने से रोकते हुए चीखी, नहीं चाहिए आपकी हेल्प, रोकिए कार, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अब अभिमन्यु को भी गुस्सा आ गया। उसने परिणीता की एक बांह कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ से कार चलाने लगा। इस जीना झपटी में परिणीता अभिमन्यु की गोद में जा गिरी। अब तो अभिमन्यु को और भी आसानी हो गई। उसने गोद में गिरी परिणीता को गठरी की तरह अपने मजबूत हाथ में लपेट लिया और मजे से कार चलाने लगा। थोड़ी देर में परिणीता शांत हो गई। ऐसी की ठंडक में उसे अभिमन्यु की गोद में गर्मी का एहसास हुआ तो आंखें मूंदने लगी। परिणीता को हलचल ना करते देख अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। परिणीता सो गई थी। अभिमन्यु ने गूगल मानचित्र देखा, अभी भी पौन घंटा दिखा रहा था। इंदिरा नगर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्योंकि अधिकतर ऑफिस उधर ही है और परिणीता ने भी ऑफिस के पास ही फ्लैट ले लिया था मिताली के साथ। उसके ऑफिस के ज्यादा लोग उसी सोसाइटी में रहते थे, इसलिए थोड़ा सेफ फील करती थी। अभिमन्यु ने कार साइड में रोकी और परिणीता को बहुत आहिस्ते से सीट पर सीधा किया। परिणीता की उभरी बंद आंखों पर काली घनी पलकें, बेतरतीब घने कुछ कुछ घुंघराले बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। बिन लिपस्टिक के भी उसके गुलाबी कोमल भरे भरे होंठ और सोते वक्त हद से ज्यादा मासूम चेहरा। अभिमन्यु ने धीरे से उसकी लटों को माथे से हटाया। भले ही कितना भी गुस्सा कर ले वो मिस मुसीबत पर सच तो यही था कि उसे परिणीता के पास रहने पर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। वो खुद को उसकी तरफ खींचने से लाख अपने आप को रोकने की कोशिश करे, पर फिर भी खींचता चला जाता है। अभी भी वो ठंडी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उसके गालों पर
होठों पर प्यार करने से। उसने परिणीता के माथे पर हल्का सा किस किया और सीट बिल्कुल पीछे कर दी। परिणीता लगभग लेट सी गई। अभिमन्यु ने पीछे पड़ा कंबल उसके ऊपर डाल दिया। तभी उसकी निगाह परिणीता के गालों पर बड़ी चोट पर चली गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने खुद देख लिया था कि उस लड़के ने कितने गंदे तरीके से पीछे से परिणीता के दोनों कंधे के नीचे दबाव बनाया था। जब उसे इतना बुरा लगा था तो परिणीता कैसा महसूस कर रही होगी। शिट, अभिमन्यु, तूने उस बात को दोहराकर उसे फिर से वही जुआन महसूस करा दी। तू पागल है। लेकिन तेरा भी क्या कसूर। कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई होती तो जानता। निमिषा के अलावा और तेरे जीवन में कोई दूसरी लड़की है भी नहीं जो तू किसी की फीलिंग समझ सके। गधा है तू। हाँ, मैं सच में गधा हूँ। अभिमन्यु अपने आप में ही बड़बड़ करने लगा। अब तो इससे अच्छे से माफी मांगनी पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते परिणीता की सोसाइटी आ गई। गेट पर पहुंचकर उसने कार का दरवाजा खोल दिया और धीरे से परिणीता के बालों को सहलाकर पुकारा, मिस परिणीता, घर आ गया, उठिए। हमारी परिणीता जी तो खर्राटों के साथ मस्त सो रही थी। अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुरा उठा। अब क्या करें। गार्ड भी उधर ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने पानी की बोतल निकाली और परिणीता के चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। ठंडा पानी पड़ते ही परिणीता चौंक कर उठ बैठी। इधर उधर देखकर समझ आ गया कि वो अपने घर आ गई है। सीट बेल्ट हटाकर वो नीचे उतर आई। सूटकेस अभी भी डिक्की में ही था। अभिमन्यु ने सूटकेस निकाला और परिणीता की ओर देखा। परिणीता को कार में की गई अभिमन्यु की बात और फिर उसकी जबरदस्ती याद आ गई। उसने झपट कर अपना सूटकेस पकड़ा और अभिमन्यु से बिना कुछ बोले गेट के अंदर चली गई। उसने एक बार भी ना तो अभिमन्यु की ओर देखा और ना ही बाएं तक किया। अभिमन्यु को बुरा तो लगा, पर खुद की गलती मानकर ठंडी सांस भरकर कार से ही टेक लगाकर खड़ा हो गया। फोन निकालकर परिणीता को मैसेज किया। वेरी वेरी सॉरी। मुझे जो समझ में आता है मैं बोल देता हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। परसों एड एजेंसी बेंगलोर आ रही है, तुम्हें उससे मिलना होगा। मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा और लेने आऊंगा। परिणीता ने लिफ्ट में वो मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, कहाँ जाना है बस ये बताइए, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं फिर भी आऊंगा। अभिमन्यु ने वापस लिखा, पर परिणीता ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर पहुंचकर परिणीता ने खिड़की खोली जहां से नीचे का गेट दिखाई पड़ रहा था। वहां अभिमन्यु कार की टेक लगाए फोन हाथ में लिए खड़ा था। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद उसने ऊपर देखा। हालांकि उसे परिणीता की खिड़की पता नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि खिड़की पर परिणीता खड़ी है। जैसे ही परिणीता ने अभिमन्यु को ऊपर देखते पाया, उसने झट से पर्दा खींच दिया। अब अभिमन्यु को यकीन हो गया कि वो परिणीता ही थी। वो मुस्कुरा उठा और सर झटक कर कार में बैठ गया। घर लौटते समय अभिमन्यु के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परिणीता ही थी। तभी विहान का फोन आ गया। कहाँ है? कहीं डेट पर तो नहीं चला गया? अभिमन्यु चिढ़कर बोला। हाँ, और अभी तेरे साथ भी चलना है तो तैयार रहना। हाँ हाँ, ओके ओके। वो दादी को चिंता हो रही थी इसलिए फोन किया। विहान ने हंसते हुए फोन रख दिया। तभी वंश और तरुण का फोन आ गया और अभिमन्यु उन्हें समझाने लगा। इतने दिन बाद अपने फ्लैट में आकर परिणीता को बहुत अच्छा लग रहा था। मिताली तो थी नहीं, पेट भी भरा था और साथ में आलस भी आ रहा था। वो फोन और लैपटॉप लेकर सोफे पर पसर गई। अभिमन्यु की प्रोफाइल खोली तो उसे सिर्फ नाम और फॉर्मल जानकारी ही मिली। बहुत सड़ू है, फेसबुक भी यूज नहीं करता, इसी दुनिया का ही है। यह सोचकर हंसी आ गई। वो अभिमन्यु के मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। मैं ऐसा ही हूँ, मैं फिर भी आऊंगा। ये शब्द बार बार वो पढ़े जा रही थी। क्या है ये? फिक्र भी करता है और गुस्सा भी। क्या कर रही है परिणीता? उसके दिल को दिमाग ने धर दबोचा। ये लड़का तेरे लिए नहीं है। कहाँ तू और कहाँ वो 30,000 करोड़ का मालिक है और तू मात्र 30 लाख रुपए के लिए उसके लिए काम करेगी। और उसका नेचर, और तुझे तो अभी अपने परिवार पर फोकस करना है। भाई को डॉक्टर बनाना है, पिता के वचनों को सिद्ध करके दिखाना है कि सचमुच में वो बड़ा बेटा है। परिणीता अपने ही अंतर्द्वंद में उलझ कर रह गई। उसने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकाला और छोटी सी बालकनी में आकर जमीन पर ही बैठ गई। 8वीं मंजिल पर बनी बालकनी में ठंडी हवा के झोंके और साथ में गुनगुनी धूप से उसे राहत मिली। वैसे भी बेंगलोर का मौसम अमूमन अच्छा ही रहता है। अभिमन्यु घर पहुंच गया था। विहान चला गया था। सब अपने रूम में थे। अभिमन्यु भी अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया।
जानता था आज विहान शाम को वंश और तरुण के साथ मिलकर अच्छे से टांग खींचेंगे। फिर भी परिणीता का नाम अपने साथ जोड़कर बातें सुनकर उसे दिल में गुदगुदी होने लगती थी। उधर सूरत में आज आदित्य बहुत व्यस्त था। कल रात से ही वो अभिमन्यु से जब से मिलकर आया, घर नहीं गया। 4 बजे शाम को नेताजी आने वाले थे। पूरी सुरक्षा चाक चौबंद थी। तभी उसके दूसरे फोन पर एक कॉल आई। आदित्य के पास एक फोन उसके खुद का एकदम पर्सनल था, जिसे वो सिर्फ खबरों के लिए रखता था। यह नंबर उसका कोई नहीं जानता था, यहाँ तक मम्मी भी नहीं। सर जी, अभी आपको रैली में गज्जू दिखाई पड़ेगा। मामराज साहू के साथ वो भी रहता है। मैंने उसे यहाँ से निकलते देखा है। अब आप देख लो क्या करना है। ठीक है, कहकर आदित्य ने फोन काट दिया। एक एक करके छोटे नेता अपने बड़े नेता यानी प्रदेश के गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए छुटने लगे। उसी समय मामराज साहू की भी एंट्री हुई। अपने 2 गनर बॉडीगार्ड और 8 चमचों के साथ वो मोटी थुल तोंद हिलाता हुआ गेट के अंदर आया। मामराज के ठीक पीछे गज्जू था। आदित्य उसे देखते ही पहचान गया। हालांकि 2 साल पहले और अब में उसके हुलिये में बहुत फर्क था। लंबे बाल करीने से काटे गए थे, फ्रेंच कट दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का टीका। हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा कट के निशान थे। वो देखने में ही एक दुर्दांत अपराधी लग रहा था। आदित्य ने उसके बाएं हाथ पर नजर डाली, जो फुटेज में जला हुआ था, और उस रिक्शे वाले ने भी बताया था, पर वो तो एक नॉर्मल हाथ था, कहीं से भी जला नहीं था। आदित्य मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराया। नेताजी ने अच्छा पैसा खर्च किया है इतने बड़े अपराध को छिपाने के लिए। साले की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा दी, लेकिन तुझे तो यमराज भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। तूने सिर्फ भैया की बहन को ही नहीं, मेरी निमिषा को दर्द दिया है, उसका तो हिसाब में लेकर रहूंगा। सोचते सोचते और निमिषा के साथ हुई वो भयानक घटना याद करके और निमिषा को अभी भी दर्द में महसूस करके उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मुट्ठियों को कसकर खींचकर किसी तरह उसने खुद पर काबू पाया। फिर भी एक आंसू लुढ़क ही पड़ा। आदित्य का दिमाग तेजी से चलने लगा। यही मौका है गज्जू के ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट लेने का, वरना ऐसे वो नहीं ले सकता था। उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और मुस्तैदी दिखाते हुए मामराज साहू की सेफ्टी में खुद इन्वॉल्व है ये शो करते हुए उनकी तरफ बढ़ा। मामराज अभी 3 साल पहले तक सत्ता में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पर एक गबन के केस में पार्टी ने उन्हें प्रकट तौर पर हटा दिया था। लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी के लिए सभी कानूनी गैर कानूनी वोट बैंक जुटाना, लालच में सब दिखाकर ये सब उन्हीं के जिम्मे था। इस बार चुनाव में बड़े पद के दावेदार थे। आदित्य ने मामराज के पास जाकर एक जोरदार सैल्यूट किया और खुद उनको कवर करते हुए पीछे जाकर अपने भारी बूट गज्जू के कोल्हापुरी चप्पल में अधिकांश खुले पैरों पर धन पटका। गज्जू एकदम से चीख कर दोहरा हो गया। ओह सॉरी, सर आप चलिए मैं देखता हूँ। आदित्य ने बड़े ही रिस्पेक्ट से मामराज से कहा और जानबूझकर अपना चश्मा गिरा दिया। गज्जू के अंगूठे से खून निकल रहा था। अपने ऑफिसर को बेटा देख 2-3 पुलिस वाले आ गए। आदित्य ने बड़ी ही चालाकी से उसके अंगूठे का खून अपने रुमाल से पोंछकर जेब में रख लिया और दूसरे पुलिस वाले से रुमाल मांगकर उसके पैर में बांध दिया। फिर उसे खड़ा करने लगा। गज्जू भी उसके द्वारा दी गई रिस्पेक्ट से अभिभूत था। एक एसीपी रैंक का ऑफिसर सिर झुकाकर उसकी केयर कर रहा था। उसने बड़ी ही शराफत से आदित्य का चश्मा उठाकर अपने हाथों और उंगलियों से पोंछते हुए आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने उसे थैंक्स बोला और पुलिस वाले को इशारे से कहा कि उन्हें सहारा देकर नेताजी के पास बिठा दे। आदित्य का काम हो चुका था। वो बहुत खुश था। उसने निमिषा के केस में साथ काम कर रहे फॉरेंसिक टीम के एक सीनियर साथी को फोन करके बुलाया। अभी तक टीम में किसी को भी मामराज या गज्जू के बारे में नहीं पता था। वो गाड़ी में बैठ गया। जब फॉरेंसिक टीम का सदस्य आ गया तो आदित्य ने उसके लिफाफे में खून से सना रुमाल और चश्मा सावधानी से डालते हुए कहा, निमिषा के केस में जो भी चीजें मिली है उनसे इनका मैच कराओ। इमीडिएट, मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। उस व्यक्ति ने किसका है सर पूछते हुए लिफाफे को अपने बैग में रख लिया। तुम जाकर ये काम करो, अगर कुछ पता चलता है तो तुरंत मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि किसका है। यस सर, कहकर वो चला गया। तब तक और नेता नगरी आने लगे और जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। आदित्य मुस्तैदी से अपनी टीम के साथ काम में जुड़ गया।
उधर मिताली भी आज जल्दी ही आ गई थी। थकी तो वो भी थी, ऊपर से उसे परिणीता से अभिमन्यु के घर के बारे में भी पूछने की बेताबी थी। इतने बड़े लोगों का घर कैसा होगा, वहां परिणीता को कैसे ट्रीट किया होगा। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। शाम होने को आई थी। वो दबे पांव अंदर आई। घर में सन्नाटा लग रहा था। मैडम ने वहीं घर बसा लिया क्या? वो इधर उधर दोनों कमरे में झांक आई, पर उसे परिणीता नहीं मिली। तभी बालकनी से ठंडी हवा का झोंका आया। वो समझ गई कि परिणीता वही है। दबे पैर पीछे से डराने के लिए वो गई तो क्या देखा, मैडम जमीन पर ही अपने दोनों हाथों का तकिया बनाए चैन की नींद सो रही है और एक कबूतर गुटर गुट करते उसके आजू बाजू घूम रहा है। उसे हंसी आ गई। बेंगलोर का मौसम अधिकतर ठंडा हो जाता है और बालकनी में गुनगुनी धूप में परिणीता कोल्ड ड्रिंक पीकर वहीं लुढ़क गई थी। सोने में तो उसे वैसे भी महारत हासिल थी। घर में मम्मी और हॉस्टल में मिताली ने उसका उपनाम कुंभकर्ण ही रखा था। ये देखो महारानी कैसे मजे से सो रही है। एक मैं हूँ, वहां से खट के आए तो उस बॉस डगलो की शक्ल देखने ऑफिस जाना पड़ा। उठ जा मुन्ना, शाम हो गई। वो परिणीता को उठाने लगी, तभी एक और कबूतर भी बालकनी में आ गया। लो भाई, ये अपने मिस्टर से मिलकर आ रही है और ये कबूतर माशी ने भी जोड़ा बना लिया। बस एक तू ही सिंगल मरेगी मिताली। मिताली की बड़बड़, कबूतर की फड़फड़ाहट से परिणीता जाग गई। वैसे भी अब उसकी नींद पूरी हो गई थी। मिताली को बड़बड़ करते देख उसने पूछ लिया, किसकी जोड़ी को नजर लगा रही है? मिताली बोली, तू जाग गई? मैंने तो सोचा राजकुमारी साहिबा महल से होकर आई है, राजकुमारी से मिलकर सिंड्रेला की तरह तो सपनों में ही खोई रहेंगी। काहे पका रही है? चल अंदर चल, मैं तेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हूँ, फिर बातें करते हैं। परिणीता मिताली को अपनी बाहों में लपेटते हुए अंदर ले गई। और पता ऑफिस में क्या क्या बातें हुई? परिणीता कॉफी बनाते बनाते पूछने लगी। वही देर से पहुंचने पर उस ड्रैगन ने पहले तो क्लास ली, बाकी तो करण ने बता ही दिया था। वो तो तेरी वजह से बच गई, वरना वो और सुनाता। मेरी वजह से? परिणीता ने आश्चर्य से कहा। हाँ भाई, अब तो मेरे ऑफिस की ना होकर परिणीता फैब्रिक जैसी नामी गिरामी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने जा रही है। तू तो वीआईपी हो गई। मैंने तो कह दिया कि अभिमन्यु सर ने हमें रोक लिया था, बस उसकी बोलती बंद हो गई। कहकर मिताली जोर से हंसने लगी। तूने झूठ बोला, उन्होंने कहाँ रोका, वो तो मैं ही जबरदस्ती गई थी। ओए होए, मिताली ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया और परिणीता को छेड़ते हुए बोली, खड़ूस, फिर ज्वालामुखी, फिर सर, और अब उन्होंने। वहाँ बड़ी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है। अब तेरा क्या होगा कालिए, मैडम तो कई काम से। परिणीता ने दांत पीस कर उसे खुड़की दी। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो ठीक नहीं उस जल्लाद के साथ। परिणीता को कार में अभिमन्यु के द्वारा की गई जबरदस्ती याद आ गई, पर उसे गुस्सा नहीं आया। एक सुखद एहसास ने घेर लिया। मिताली ने उसे यूं खोया देखा तो चुटकी बजाकर, कहाँ खो गई मैडम? मुंह से जल्लाद और दिल से ड्रीम बॉय। डू यू लाइक हिम? मिताली के अचानक से पूछे इस सवाल पर परिणीता हड़बड़ा गई। कॉफी मेज पर रखकर कुशन उठाकर मिताली की तरफ फेंका और बोली, तेरा होगा, मेरे लिए तो वो जल्लाद ही है, पर कुछ तो उसकी लाइफ में लोचा है। परिणीता गंभीर हो गई। क्या हुआ जान? मिताली पास में बैठकर कॉफी पीते हुए परिणीता को देखने लगी। परिणीता ने उसे अस्पताल से लेकर घर के अंदर की दादी, दादू, अभिमन्यु के मम्मी पापा, उसकी बुआ, फूफा जी, उसकी बहन, सबके बारे में बताया। बस अभिमन्यु उसे जबरदस्ती गोद में गिराकर छोड़कर गया है, ये छुपा लिया क्योंकि उस एहसास को वो और अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। अभिमन्यु का जबरदस्ती अपनी बाहों में सपेटने के बावजूद उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो और उसके पेट में मुंह घुसाकर सो गई थी। तभी यह सोचकर परिणीता घबरा गई। हे भगवान, परिणीता तूने क्या कर दिया? वो क्या सोच रहा होगा? इधर ये सब सुनकर मिताली के जासूसी कीड़े ने सिर उठा लिया था। वो अभिमन्यु की प्रोफाइल उसके दोस्तों की प्रोफाइल खंगालने में जुट गई और पता नहीं क्यों परिणीता फोन हाथ में लिए बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी कि अंशु का फोन आ गया। दीदी आप बेंगलोर आ गई? हाँ अंशु बोल। वो दीदी, हाँ बोल ना, ऐसे घबरा क्यों रहा है? दीदी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अंशु रुआसा होकर बोला। क्या? कब? कैसे? अभी कल ही तो बात हुई थी पापा से। परिणीता घबरा कर बोली। हाँ वो आज सुबह जब स्कूल जा रहे थे तो पीछे से एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी।
परिणीता के पापा शारीरिक श्रम के हिमायती थे। घर में एक स्कूटर था, पर वो सिर्फ मम्मी को ले जाने के या कहीं शादी ब्याह में ले जाने के काम आता था। अब तो उसे अंशु चलाता था। स्कूल 2 किलोमीटर पर था, जहाँ पापा पैदल ही जाते थे। सुबह तो सैर हो जाती थी, लौटते समय कभी ऑटो या बस कर लेते थे, वरना मौसम अच्छा होने पर शर्मा जी के साथ बातें करते हुए पैदल ही निकल आते थे। शर्मा जी भी उनके सहकर्मी थे। उनका घर स्कूल से 1.5 किलोमीटर ही था। परिणीता बड़बड़ाते हुए बोली, कहाँ है पापा? ठीक तो है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अंशु बोला, अस्पताल में है, बाएं पैर के घुटने के नीचे की हड्डी टूटी हुई है। डॉक्टर ऑपरेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड डालनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अच्छा अच्छा, परिणीता ने भाई को दिलासा दिया, चिंता मत करो। अभी कौन है पापा के पास? लखनऊ से बुआ आई हैं और चाचा भी अभी रात तक आएंगे। बड़े चाचा हैं, सुबह से हमारे साथ वही भाग दौड़ कर रहे हैं। बड़े चाचा यानी मिताली के पापा, वो उम्र में थोड़े बड़े थे परिणीता के पापा से, और परिणीता मिताली की तरह उनका और बड़े चाचा का भी अटूट रिश्ता था। सगे रिश्ते से भी बढ़कर वो थे। उन्होंने ही परिणीता के पापा को परिणीता को आगे बढ़ाने की हिम्मत दी थी, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर। देख तू घबरा मत, मैं अगली फ्लाइट देखती हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे भी आधी रात या कल सुबह तो हो ही जाएगी पहुँचने में। मैं बड़े चाचा से बात करती हूँ, तुम बस मम्मी का ख्याल रखना और चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। अब तो तू बड़ा हो गया है ना। लेकिन दीदी, ऑपरेशन में तो डॉक्टर 1.5 लाख का खर्चा बता रहे हैं और बाद तक भी महंगी दवाइयाँ चलेंगी, कैसे होगा? अंशु ने फिर भी अपनी चिंता व्यक्त की। मैं हूं ना, सो चिल ब्रदर, आई एम कमिंग। अंशु ने भाई को तो चिल कर दिया, पर फोन रखते ही खुद फपक कर रो पड़ी। मिताली जो कि वॉशरूम में थी, बाहर आई तो परिणीता को रोते देखकर घबरा गई। क्या हुआ परिणीता? पापा का एक्सीडेंट हो गया, सुबकते हुए परिणीता बोली। हैं? कैसे? कब? कहाँ? मिताली पहले तो घबरा गई, फिर मौके की नजाकत देख सोम को संयत करते हुए बोली, ठीक तो है चाचा, और रुक, अभी मैं पापा से बात करती हूँ, वो उन्हीं के साथ होंगे। हाँ, बड़े चाचा हैं, ऑपरेशन होना है, तुम चाचा से बात करो, तब तक मैं टिकट देखती हूँ। मिताली ने अपने पापा को फोन मिलाया और परिणीता लैपटॉप में टिकट देखने लगी। रात में 9 बजे की फ्लाइट थी, जो लखनऊ 11:30 बजे पहुंच रही थी। वहां से 2 घंटे कानपुर डायरेक्ट वाली फ्लाइट तो अब कल ही मिलेगी। इतनी रात में अकेले लखनऊ से कानपुर तक तो थोड़ा रिस्की था, पर मम्मी और अंशु का चेहरा याद करके उसने जी खड़ा कर लिया और टिकट बुक करवा लिया। शाम के 6 बजे थे, 7 बजे निकलना होगा। बेंगलोर का एयरपोर्ट है भी 30-40 किलोमीटर और शाम का ऑफिस का ट्रैफिक। परिणीता अपना जरूरी सामान रखने लगी, तभी उसके फोन पर एड एजेंसी का मैसेज आया। मैम, परसों हम दिन के 11 बजे पहुंच रहे हैं, आप शाम को होटल 5 बजे आइए। शूटिंग के बारे में डिस्कशन होगा और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएंगे, मीन्स फेशियल, हेयर, स्किन। तो मिलते हैं, गुड इवनिंग। परिणीता ने पढ़ा और फिर फोन साइड में रखकर खामोशी से कपड़े रखने लगी। 5 मिनट बाद ही अभिमन्यु का मैसेज आया। एड एजेंसी का मैसेज आया है, परसों 4 बजे मैं आऊँगा तुम्हें लेने। परिणीता ने पलट कर रिप्लाई किया, मैं कानपुर जा रही हूँ, सॉरी। अभिमन्यु ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या पागल हुई हो क्या? परसों की मीटिंग बहुत जरूरी है, उसके 3 दिन बाद शूटिंग होनी है। नो नो, तुम नहीं जा सकती। परिणीता ने सीधे कॉल कर दी। अभिमन्यु ने झट से रिसीव किया। उसने अभिमन्यु से साफ शब्दों में कहा, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। पर मीटिंग? अभिमन्यु ने गुस्से से कहा। परिणीता ने जवाब दिया, पता नहीं। अभिमन्यु भड़क गया, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? परिणीता खामोश रही। अभिमन्यु आगे बोला, तुम जानती हो तुमने एक बहुत बड़ी एड एजेंसी के साथ साइन किया है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम ऐसे नहीं जा सकती। परिणीता गहरी सांस लेकर बोली, डील कैंसिल कर दीजिए, मुझे 7 बजे निकलना है और मुझे तैयारी भी करनी है। कहकर परिणीता ने फोन कट कर दिया। अभिमन्यु ने गुस्से से पहले तो फोन पटकना चाहा, फिर एकदम से उसे क्लिक किया। 7 बजे निकलना है मतलब रात की फ्लाइट है, मतलब लखनऊ से कानपुर आधी रात में, मतलब अकेले। अभिमन्यु के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई और रात में अकेले? नहीं, अकेले नहीं जाने दे सकता मैं उसे। उसने फिर से फोन किया, उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने परिणीता को रोकने के लिए बहाना बनाया। जानती हो एजेंसी वाले तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें बाकायदा चेक दिया है। मैं चेक मिताली के पास रख रही हूँ।
कल आप ऑफिस से मंगवा लेना और उन्हें वापस कर दीजिएगा। आखिर तुम समझती क्यों नहीं, रात में जाना सेफ नहीं है। अब अभिमन्यु असली बात पर आ गया। हम जा रहे हैं, परिणीता ने रुंधे गले से कहा। मिताली जो इतनी देर से इनकी बातें सुन रही थी, उसने परिणीता के हाथ से फोन छीन लिया, क्योंकि वो अपने पापा से सारी जानकारी ले चुकी थी। पैर के अलावा भी उनको काफी चोट आई थी। उसने अभिमन्यु से दो टूक शब्दों में कहा, सर वो नहीं रुक सकती, उसके पापा का सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और वो अपने घर की बड़ी है, उसे तो वहां जाना ही पड़ेगा। कोई भी डिसीजन बिना उसके कैसे होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभिमन्यु निरुत्तर हो गया। उसे तो परिणीता की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या पता मेरे थे परिणीता भी अपनी फैमिली की किसी समस्या से जूझ रही हो और वो बजाय पूछने के मैं उस पर दबाव डाल रहा था। आगे क्या होगा? अब अभिमन्यु क्या करेगा? क्या परिणीता चली जाएगी? क्या अभिमन्यु परिणीता को अकेले जाने देगा? क्या गज्जू का डीएनए मैच कर जाएगा? क्या गज्जू के बाकी साथियों का पता चल पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।